अगर सनत बंद होगी तो ये चूल्हे भी नहीं चलेंगे। तो खुदारा इस सनत को बचा ले। इंडिया, बांग्लादेश, हमारे साथ के हमारे पड़ोसी मुल्क, उन्होंने इसी के सर पे तरक्की की है। उनके रिजर्व्स इधर से बिल्ड हुए हैं। वो बार बार IMF प्रोग्राम्स में या अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं गए। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बहुत पीछे है, लेकिन उनके डॉलर रिजर्व हमसे आ गए हैं, उनकी एक्सपोर्ट हमसे आ गया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को, सनत को प्रायोरिटी बनाया पिछले 20 साल से, और आज आप देख लें वो कहाँ है। सिंपल इज दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाजिर है। आज एप्टमा के सीनियर नायब चेयरमैन नॉर्थ जोन के हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अरशद साहब। इस टाइम क्राइसिस चले हुए हैं एप्टमा के टेक्सटाइल मिलों के हिसाब से। जो टेक्सटाइल मिलों के जो टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है 1 मार्च से, उस हवाले से भी बात करेंगे और कामरान साहब से ख़ुद भी इनके हवाले से पूछेंगे कि कब काम शुरू किया इन्होंने, इनका आइंदा का क्या लाएहमल होगा और कितनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की या पंजाब की कम हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी मेहरबानी एक आपने टाइम दिया हमें। और क्राइसिस में मुल्क इस टाइम है, उस टाइम ना सिर्फ अमीर गरीब क्राइसिस में, बल्कि अमीर भी क्राइसिस में है, साहिब हैसियत भी क्राइसिस में है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस टाइम बड़े ख़तरे से दो चार है पंजाब की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो टेक्सटाइल मिलों का बहरान आने वाला है वो ज़रा बता दें, टैरिफ के बारे में भी ज़रा बता दें और आपकी क्या गुजारिशात हैं। देखिए, इसमें मैं मुख्तसर बात करूँगा। इसको हम इस नज़रिए से स्टार्ट करते हैं कि पिछली हुकूमत ने एप्टमा के एक फ्लोटेड कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनली कम्पेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स को अपनाया और उन्होंने फिर हमें वो दिया। मसलन हमें पूरे पाकिस्तान को उन्होंने साढ़े सात सेंट की बिजली, $7.5 की बिजली और $6.5 की गैस दी। वो कोई तकरीबन 1 साल हमें देते रहे। उसके नतीजे में हुआ क्या कि काफ़ी सनत लगी और सनतकारी का अमल जो बड़े अरसे से स्टैगनेंट था वो फिर से चला। पिछली हुकूमत जो 2013 से 18 तक थी, उसमें LTFF की स्कीम आई जिसके तहत काफ़ी सनतें लगीं, और फिर जो 2018 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट थी पिछली, उन्होंने टर्फ की स्कीम लाए, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी। उसका अगर पहली वाली स्कीम का तखमीना 180 अरब था, तो दूसरी वाली स्कीम का तखमीना तकरीबन 472 अरब रुपए था, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा सनतकारी हुई, सनतें लग रही हैं और मज़ीद लगनी हैं, क्योंकि लोन्स तो ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जब बिजली और गैस के फ़िक्स नर्ख दिए तो उसमें सिंध, पंजाब, KP हर तरफ सनत लगी, मज़ीद एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, और उसका नतीजा ये है कि आपकी जितनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टैगनेंट थी वो पिकअप करना शुरू हुई। ट्रेडिशनली आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो 20 से 25 बिलियन डॉलर में घूमती रहीं पिछले 10 से 15 साल। हाईएस्ट पॉसिबल आपकी एक्सपोर्ट हुई थी मुशर्रफ इरा में $26 बिलियन, एंड उसमें टेक्सटाइल जो थी वो तकरीबन 14, साढ़े 14 पे पहुंची। फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स टोटली गिरते गिरते $20 बिलियन पे आई, जिसमें टेक्सटाइल 13-14 में स्टैगनेंट रही। फिर जब ये टर्फ डिप्लॉय हुआ और उसके साथ साथ बिजली और गैस के फिक्स नर्ख मिले, उस नतीजे में ऐसे तो नहीं है कि आपने सनत आज लगाई है और कल आपको उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। ये 2-3 साल का प्रोसेस होता है। ज़मीन ख़रीदी जाती है, कंस्ट्रक्शन होती है, 2-3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनती है, फिर उसके बाद लेबर, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हायर किया जाता है, मशीनें लगती हैं, फिर उसे प्रोडक्शन में आते आते टाइम लगता है। लिहाजा जब ये सारा टर्फ फिक्स टैरिफ ये हुआ तो पाकिस्तान की जो इज्तमाही एक्सपोर्ट थी वो कोई $31.5 बिलियन पे पहुंची एज ऑफ 30 जून 2022। ये जो पिछला फिस्कल ईयर क्लोज हुआ, और उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $5-5.5 बिलियन के इजाफे से $19.5 बिलियन पे पहुंच गई। हम इसमें बड़े खुश थे कि अगर हमारा इस तरह एक 3 से $5 बिलियन पर एनम की ग्रोथ होती है तो पाकिस्तान आने वाले 3 से 5 साल में कहाँ से कहाँ जा सकता है। हमें $15-20 बिलियन इजाफी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मिल जाए, पाकिस्तान अगर $15-20 बिलियन इजाफी एक्सपोर्ट करे, तो इसका आप थोड़ा सा मतलब समझें कि आज हम $1-1.5 बिलियन के पीछे जलील हो रहे हैं ना IMF प्रोग्राम में।
तो अगर आपको ये 15-20 बिलियन डॉलर इजाफी एक्सपोर्ट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स मिल जाती है, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती है। कितना रोजगार मजीद पैदा होगा, कितनी इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी, कितना आपको रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा सर, आपका तो टारगेट था नेक्स्ट 5 ईयर्स का 50 बिलियन तक का, ये था जी, नेक्स्ट 10 ईयर्स का हमारा टारगेट था, नेक्स्ट 10 ईयर्स का, सॉरी। तो वो टारगेट आपने लास्ट ईयर ये ऐलान भी इसका एप्टमा में किया गया और गौहर एजाज साहब भी मौजूद थे। तो उसके बाद अब तो वो मुझे लगता है ये टारगेट अब जो अब का है इस साल का फाइनेंशियल ईयर का, वो भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। ये किस तरह होगी? ये तो लाखों लोग वाबस्ता है इस सनत के साथ, टेक्सटाइल के साथ। सर वो इस तरह ख़तरे में पड़ गया कि हमें 30 जून तक $6.5 की गैस मिल रही थी। हमारी वो गैस कर दी गई 30 जून ऑनवर्ड्स $9। बिजली हमें जो पहले मिल रही थी 7.5 सेंट की, वो चली गई 9 सेंट पे। गवर्नमेंट हमें इस वक्त $9 की गैस तो दे रही है, लेकिन उसमें वो एक डॉलर में मुकर्रर टैरिफ है, रुपये में मुकर्रर टैरिफ नहीं है। बाकी जो सूबे थे उनको मिल रही थी तकरीबन 880 रुपये की गैस, वो इस वक्त चली गई है 1100 रुपये पे। तो जो उनका 1100 का टैरिफ है और इधर से आपकी करेंसी गिरी, तो वो तो डॉलर टर्म्स में मज़ीद सस्ते हो गए। और हमें जो ऑलरेडी $9 की मिल रही थी, $9 के हिसाब से अगर जब 200 का रुपया था वो 1800 रुपये की गैस थी। आज अगर 260 का रुपया है इंटर बैंक, तो वो तो हमें कुछ 27-28 रुपये की पड़ती है। तो हम तो मज़ीद महंगे हो गए। तो पंजाब की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या गैस वो पड़ती है 27 रुपये की, बाकी सूबों की 11.5-12 रुपये की पड़ती है। तो ये तो खुदारा डबल से ज़्यादा डिफरेंस है। पिछले दौर में क्या था, अगर उनकी 880 रुपये का नर्ख था और हमारी अगर पहले 6.5 थी, तो $2-2.5 का गैप था। फिर हमारा नर्ख कर दिया गया $9। वो रियल टर्म्स में और सस्ते हो गए क्योंकि उनका रुपये बेस्ड टैरिफ था, हमारा डॉलर बेस्ड टैरिफ था। हम तो मारे गए। तो हमारी तो गैस की कीमत इस वक्त 2.25 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान के बाकी सूबों की निस्बत, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसहाक डार जब वो लैंड हुए थे वापस पाकिस्तान, उसके चंद महीनों बाद उन्होंने हमारा टैरिफ कर दिया था 19 रुपये 99 पैसे बिजली का, खाली हमारा नहीं, ऑल पाकिस्तान। तो उसमें हम इसलिए खुश हुए थे कि ठीक है, हमें गैस के नर्क से सस्ती बिजली मिल रही है, तो हमें कोई गैस से मोहब्बत तो नहीं है, हमने तो गैस लें उससे बिजली बनानी है, अगर बिजली दें हमने डायरेक्टली कंज्यूम करनी है। तो हम इस बात पे थोड़ी सी हमें इस गवर्नमेंट से उम्मीद पैदा हुई थी कि ये सनत के मामले में सीरियस है। अब क्या हुआ है कि ECC का फैसला हुआ है ड्यू टू IMF कि ये टैरिफ 19 रुपये 99 पैसे का विड्रॉ कर दिया जाए, नॉट ओनली फॉर पंजाब बट फॉर इंटायर पाकिस्तान। तो उसमें होगा क्या, जिसके पास गैस नहीं है सिर्फ बिजली है, वो तो वाइबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये टैरिफ विड्रॉ होता है ये कोई 35-40 रुपये के टैरिफ से रिप्लेस होगा। इन्होंने फुल कॉस्ट रिकवरी पे जाना है क्योंकि इन पे IMF का प्रेशर है, और IMF कहता है ये एक अनफंडेड सब्सिडी है जिसका बजट में प्रोविजनिंग फॉर की नहीं गई। लिहाजा जब ये टैरिफ विड्रॉ हो जाएगा तो पंजाब की सनत अगर 35 से 40 रुपये देगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बाकी सूबे उनके पास गैस है, तो वो तो गैस पे अपना काम चला लेंगे, हम किधर जाएंगे? गैस भी सस्ती कंपैरेटिव, और गैस भी सस्ती। तो ये अब क्या आपका लाहेमंद होगा, ख़ास तौर पे ये कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो इस सनत से वाबस्ता, ख़ास तौर पे पंजाब के, और कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है ये आपकी एक्सपोर्ट पंजाब की? सर देखें, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी टेक्सटाइल की इस वक्त पंजाब में लगी हुई है, ठीक है जी। स्पिनिंग, वीविंग, नेटिंग, वैल्यू एडेड की कैपेसिटी कराची में ज़्यादा है, लेकिन बेसिक कैपेसिटी इधर पंजाब में बहुत ज़्यादा है। कोई आपकी 70% सनत लेबर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पंजाब में है। अगर पंजाब की सनत इस तरह हर्ट होती है या नॉन वाइबल होती है तो डेफिनेटली लोग 1 मार्च, 5 मार्च, 10 मार्च को बंद कर देंगे इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री बंद होगी, कम से कम एक स्पिनिंग मिल, एक वीविंग मिल में 500, बेर मिनिमम 500, मैक्सिमम 1500-2000 बंदा होता है। ये मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिस तरह आपका फैसलाबाद, जंग, हाफजाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा के आसपास इंडस्ट्री, यहाँ लाखों लेबर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये कहाँ से इतनी एनर्जी एस्केलेशन पास ऑन करेंगे? ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कामरान भाई ये करूँगा
कि हम कंपैरेटिवली, आपने सूबे का बता दिया, अब कंपेयर करें हम अपने बांग्लादेश से, उनकी एक्सपोर्ट कितनी है टेक्सटाइल की, और इंडिया से अगर कंपैरेटिव? सर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कुछ तकरीबन $46 बिलियन, ये टेक्सटाइल्स की? जी टेक्सटाइल की। वो टारगेट कर रहे हैं कि $50 बिलियन को क्रॉस करें। और बांग्लादेश वो मुल्क है जो आप ही का पहले हिस्सा था, जी जी। फिर आपसे अलहदा हुआ। और बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसका टोटल साइज़ सूबा सिंध से मिलता जुलता है। आधी ज़मीन आधा पानी, खाने को सिर्फ चावल, या अब और चीज़ें उन्होंने उगा ली, चावल और मछली। एंड उन्होंने, उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने सन 2002-3 में अपने आप को दुनिया की 26 LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिक्लेयर होके कई सनती और तजारती मराहत ले ली इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। शायद वो हमसे ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं या वो ज़्यादा कौम परस्त लोग हैं। समझदारी दिखाई जी, समझदारी दिखाई। उससे क्या हुआ, वो सनत लगाते गए, यूरोपियन अमेरिकन को लाते गए, सस्ती प्रोडक्ट बेचते गए, एंड उन वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। उस चीज़ को वो कैश करते गए। इस वक्त आप दुनिया के किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं जहां मैसेज जाते हैं, आवाम जाती है, गैप, पोलो, राल्फ लॉरेन, ज़ारा, मैंगो, तो वहाँ हर 5 में से 2 या 3 गारमेंट तो मेड इन बांग्लादेश मिलते हैं। जो थोड़ी महंगी वाली प्रोडक्ट होती है वो मेड इन पोर्चुगल या मेड इन स्पेन होती है, लेकिन जो सस्ती वाली या अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो तो मेड इन बांग्लादेश होती है, और क्वालिटी भी अच्छी, और क्वालिटी भी जस्ट इक्वली गुड। उसी में पाकिस्तान पेनिट्रेट करना शुरू हो गया था जब कोविड से सबसे पहले पाकिस्तान की सनत निकली थी, और उस वक्त की हुकूमत वक्त ने इजाज़त दी थी कि हम एक लम्हा भी अफोर्ड नहीं कर सकते सनत का बंद होना और इतनी बेरोज़गारी होना, लिहाजा सर्टन SOPs एंड हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, वर्कर एंड हेल्थ सेफ्टी के लिए लोग वापस काम पे जाएं, प्रोडक्शन है वापस ऑनलाइन जाए। ये काम तो बड़ा अच्छा हुआ था तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में। ये हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि हमने देखा था उस वक्त उन्होंने इंसेंटिव्स लिए, कम से कम ये चीज़ तो बेहतर हुई थी उस बिल्कुल। ये उस वक्त की हुकूमत वक्त ने एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया। उससे क्या हुआ कि जब इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम की सनतें बंद थीं और कोविड में मुब्तला थीं, हमारी सनत सबसे पहले निकली। यूरोप, अमेरिका, UK में जब शेल्फें खाली थी और उस शेल्फें फिर से भरने की ज़रूरत थी, वहाँ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो सर ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कि आपका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा अगर सब्सिडी देते हैं? सिर्फ ये मतलब कहने का 800 मेगावाट है तकरीबन, कितनी मेगावाट है जो पंजाब की टेक्सटाइल सेक्टर की, एक्सपोर्ट सेक्टर की कम से कम उनको सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि डॉलर्स पाकिस्तान में है नहीं और खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा डॉलर पाकिस्तान में। सर हम इसको सब्सिडी नहीं समझते हैं, हम इसको इसलिए सब्सिडी नहीं समझते क्योंकि मैंने जो शुरू में बात की थी कि आप एक चीज़ बना के लोकली बेच सकते हैं यहाँ के हिसाब से, लेकिन आप एक चीज़ बना के बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम के मुकाबले में तब बेच सकते हैं जब आपकी इनपुट कॉस्ट उनकी इनपुट कॉस्ट के बराबर होगी। अगर आपकी इनपुट कॉस्ट आपकी बिजली, गैस उनके बराबर नहीं है तो फिर आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में शलवार कमीज़ें, लॉन का कपड़ा बेच सकते हैं। वो भी सूरत हाल में कि आप इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करें एंड इधर के लोगों के पास सिर्फ लोकल लेने की, लेकिन वो लोकल माल बेचने से कोई डॉलर तो नहीं आ जाएंगे ना मुल्क में। डॉलर तो सिर्फ आएंगे जब एक्सपोर्ट होगी। अच्छा सर, आपका मुतालबा क्या है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो ज़रा बताएं वाज़ेह तौर पे, ताकि ये लोग देखें और इनको समझ आए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बचाना कितना ज़रूरी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। सर हमारा मुतालबा ये है कि हमें रीजनली कम्पेटिटिव इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, हम कोई आसमान से नहीं उतरे, ना हम कोई अलहदा अनोखी डिमांड करें। हमें उनके मुताबिक बिजली और गैस के रेट दिए जाएं, सारे मुल्क में एक गैस का रेट हो। ये नहीं कि आप 2 सूबों में सस्ता दे दें और पंजाब में 2.25-2.5 गुना महंगी दे के यहाँ की सनत बंद करवा दें। सारे मुल्क में जिस तरह बिजली का एक नर्ख है उसी तरह गैस का एक नर्ख होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सनतकारी और ट्रेड और प्रोडक्शन इंडस्ट्री को खुदारा तरजीह दें। हमारे यहाँ इधर सनतकारी को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि आज बांग्लादेश की $46 बिलियन की एक्सपोर्ट और इंडिया के पास अगर 550-600 बिलियन डॉलर पड़ा है रिजर्व्स में, तो वो प्योरली सनतकारी, तिजारत, ट्रेड, कॉमर्स के सर पे पड़ा है।
हमारे यहाँ जब तक एक कैपिटलिज्म और इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसी तरह कुएं के मेंढक की तरह, कोल्हू के बैल की तरह IMF के लगभग घूमते रहेंगे। 1 बिलियन दे दें, 1.5 बिलियन दे दें, दोस्त मालिक के पास जाएंगे। अच्छा सर, मैंने सुनने में आया कि कई जो टेक्सटाइल्स मिल ओनर्स हैं उन्होंने ये करना शुरू कर दिया है कि अगर नहीं हो गया तो तैयारी शुरू कर दी बाहर भी जाने की, ये वो, मतलब क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं इसमें? सर देखें, अगर तो गवर्नमेंट ने हमारी ना सुनी तो 1 मार्च से 5 मार्च मैस क्लोजर्स होंगे सनत के, क्योंकि 35-40 रुपए की बिजली अगर पंजाब में हो और हमारी गैस मिले 26-27 रुपए पे, हर किसी के पास गैस नहीं है, बाकी सूबों में हर किसी के पास गैस है, तो अगर उन्हें बिजली नहीं मिलेगी, उन्हें गैस मिलती रहेगी, वहाँ भी सनत बंद होगी जिनके पास बिजली नहीं, जिनके पास गैस नहीं है। लेकिन वो गैस की आड़ में आर्टिकल 158 18वीं तरमीम के तहत बच जाएंगे। नुकसान सबसे ज़्यादा पंजाब का होगा। यहाँ सनत बंद होगी डेफिनेटली, फिर जिसके पास ऑप्शन होगी बाहर जाएगा, जिसके पास ऑप्शन नहीं होगी वो सीधा अपना कारखाना बंद करके, अपनी फैक्ट्री बंद करके, फिर जिसके जो कर्जे होंगे या वो कोई सासा बेच के बैंकों को पे ऑफ करेगा या फिर बैंक्रप्सी की तरफ जाएंगे। होना यही अल्टीमेटली। हम हुकूमत वक्त से इल्तिजा करते हैं कि इस सनत को बचा लें, इस सनत को बचा लें, इस सनत को बचा लें। यही एक आपका ब्राइट स्पॉट है। आपकी जितनी एक्सपोर्ट होती है उसमें से 60-65% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल से होती है। हम एक एग्रेरियन मुल्क हैं, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जो अपनी ही कॉटन को लेके कन्वर्ट करके धागा, कपड़ा, निटेड फैब्रिक, वोवन फैब्रिक, दुनिया के टॉप ब्रांड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। ज़र मुबादला कमा के बाहर से वापस पाकिस्तान स्टेट बैंक में लाते हैं और वहाँ से मुल्क का सारा पहिया चलता है, माशी पहिया। वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वहाँ से टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से एक मुल्क में खुशहाली आती है। सनत चलते हैं तो चूल्हे चलते हैं, अगर सनत बंद होगी तो ये चूल्हे भी नहीं चलेंगे। तो खुदारा इस सनत को बचा ले। इंडिया, बांग्लादेश, हमारे साथ के हमारे पड़ोसी मुल्क, उन्होंने इसी के सर पे तरक्की की है, उनके रिजर्व्स इधर से बिल्ड हुए हैं। वो बार बार IMF प्रोग्राम्स में या अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं गए। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बहुत पीछे है, लेकिन उनके डॉलर रिजर्व हमसे आ गए हैं, उनकी एक्सपोर्ट हमसे आ गया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को, सनत को प्रायोरिटी बनाया पिछले 20 साल से, और आज आप देख लें वो कहाँ है। सिंपल इज़ दैट। नाज़रीन, जैसा कि कामरान साहब ने बताया है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। इन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में एड्स भी दिए हैं इस हवाले से कि ये दाद रसी की जाए, और हम भी प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करेंगे कि एक पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बचाना नहीं सिर्फ ज़रूरी, बल्कि ये पाकिस्तान की जो अवाम को बचाना भी ज़रूरी है। ये अगर इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या हुकूमत एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? लाखों की तादाद में जो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए खुदारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसको बचाएं और इनके मामलात को फौरी तौर पर एड्रेस करें और इनसे मुलाकात करके इनके मामलात हल करें। ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं बचेगी, बल्कि पाकिस्तान को बचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामना साहब आपका। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली फारूक साहब को, कामना साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।